हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सुजीत लाठर स्टारविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने सीडीपी और एजुकेशन साइकोलॉजी की जो वीडियो सीरीज स्टार्ट की हुई है, उसमें हमने लगभग 3 से 4 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें 2 से 3 टॉपिक तो आपके बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक थे और उसके अलावा हमने एक बड़ा टॉपिक इंटेलिजेंस का लगभग कुछ 6 to 7 वीडियोस में 10-15 मिनट की वीडियोस हैं, उनमें हमने उसको डिस्कस किया था। तो आई होप आपने वो सभी वीडियोस देखी हैं। अगर आप में से किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज चैनल पर विजिट कीजिए प्लेलिस्ट में और उन वीडियोस को जरूर देख लें। आज हम एक नए टॉपिक से शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, आज का हमारा टॉपिक है पर्सनालिटी। तो आज हम पर्सनालिटी के टॉपिक में 2-3 चीजों के बारे में बात करेंगे। बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हम नहीं बनाएंगे। पहला पॉइंट ये रहेगा कि हम व्यक्तित्व क्या है, व्हाट इज पर्सनालिटी, इस बारे में बात करेंगे। इसका ओरिजिन किस वर्ड से हुआ, ये कहां पर ये वर्ड यूज किया गया। साथ ही अगर बात की जाए तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में भी बात करेंगे। और इसके अलावा अगर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं हुई तो इसमें हम इसके पर्सनालिटी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर और एक व्यक्तित्व के जो संगठित व्यक्तित्व के गुण होते हैं, अच्छे व्यक्तित्व के, उनके बारे में हम कुछ चर्चा कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आप में से कोई भी अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। इससे आपको आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आपको हमारी जो चैनल पर कराई जा रही है वीडियोस हैं सीडीपी की टेस्ट सीरीज की या कोई भी और वीडियोस हैं, वो पसंद आए तो प्लीज इनको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने पहला पॉइंट आपके लिए लिखा हुआ है व्यक्तित्व क्या है, ठीक है। लेकिन इससे भी पहले हमने लिखा हुआ है कि पर्सनालिटी की जो वर्ड है उसका ओरिजिन या उत्पत्ति कैसे हुई। तो पर्सनालिटी जो शब्द है इसकी उत्पत्ति पर्सोना शब्द से हुई है। पर्सोना जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका प्रयोग सबसे पहले जर्मनी में किया गया था। जर्मनी के लोग हैं वो मंच पर नाटक वगैरह का मंचन करने के लिए यूज करते थे। हालांकि इस वर्ड का जो मतलब है पर्सोना, पर्सोना का मतलब आप मास्क, मुखौटा, आवरण, नकली चेहरा, बनावटी चेहरा, कुछ भी कह सकते हैं। आप लोग याद करें तो बचपन में हम एक शेर का मास्क लेकर आते थे या कभी कोई दूसरी टाइप का मास्क लेकर आते थे, क्रिस का भी मास्क लेकर आते थे। इस प्रकार की जो चीजें हैं वो मास्क लगाने के बाद एक अलग ही प्रकार का व्यक्तित्व होता है। इसलिए इस वर्ड से ही ये इसका क्या हुआ, ओरिजिन हुआ पर्सनालिटी का। और हम वीडियोस को बहुत ज्यादा लंबी ना बढ़े तो आप लोग जानते हैं कि हम स्लाइड सिस्टम के साथ डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए आपकी जो पहली स्लाइड है वो आपकी स्क्रीन पर रही, चलिए देखिएगा। देखिए, पर्सनालिटी व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द का हिंदी अनुवाद या रूपांतरण है। पर्सनालिटी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से लिया गया है। पर्सोना शब्द का अर्थ होता है बाहरी आवरण, नकली चेहरा, नकाब, मास्क या बनावटी चेहरा आप कह सकते हैं। जैसा कि आप इसके नीचे एक जो आपको 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं, इनमें भी आप देख सकते हैं इमेजेस में कि इस प्रकार के मास्क भी यूज किए जा सकते हैं। तो ये आप इनको मास्क या नकली चेहरे के रूप में यूज कर सकते हैं और किए भी होंगे बचपन के टाइम में। तो आपको पर्सनालिटी शब्द का मीनिंग समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं हम कि प्राचीन दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो प्राचीन काल में केवल बाह्य रूपरेखा जैसा व्यक्ति हमें दिखाई देता था। जैसे किसी भी व्यक्ति को बाहरी रूपरेखा के अकॉर्डिंग देख लिया कि भाई इसका रंग रूप कैसा है, ठीक है, इसका दिखने में कैसा है, गुड लुकिंग है नहीं है, इसकी वेशभूषा कैसी है, इसी सब चीज को आधार मानकर व्यक्तित्व को परिभाषित किया जाता था प्राचीन काल की अगर बात की जाए। लेकिन आज जो परिभाषा है उसमें काफी बदलाव आ चुका है। वर्तमान समय में बाह्य और आंतरिक गुणों, जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार के जो वैल्यू गुण होते हैं, उनका समावेश ही क्या कहलाता है आज के टाइम में, व्यक्तित्व कहलाता है। तो ओवरऑल अगर हम एक समअप के रूप में एक डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति की बाहरी और आंतरिक जो संरचना है वो उसका व्यक्तित्व कहलाता है। चलिए अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करते हैं। उसमें मैंने आपको बताया कि दूसरा पॉइंट आपके सामने लिखा भी हुआ है, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि परिभाषाएं याद नहीं होती हैं। आज आप इस वीडियो को
कंप्लीट देखिएगा, आपको सभी की सभी जो परिभाषा है इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में आ चुकी हैं, किसी भी टीचिंग एग्जाम में, रीट की बात करें या एचटेट की बात करें, DSSS की बात करें, किसी भी एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं जो पर्सनालिटी के टॉपिक्स आई हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आज हम आपको याद भी करा देंगे और साथ साथ डिस्कस करते हैं। देखिए, पहली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है, आलपोर्ट की है। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर लेता है, जो इन्वायरमेंट के साथ एडजस्टमेंट कर लेता है। मनोदैहिक का मतलब माइंड और बॉडी की बात हो रही है, तो यहां पर देखो इसको हम कैसे याद रखेंगे, आलपोर्ट को आप आल पार्ट के रूप में याद रखिए। आल पार्ट की अगर बात की जाए तो आपसे कहे, मान लीजिए कि हमारे शरीर में आल पार्ट के मतलब हो गया कि हमारे शरीर में माइंड भी तो होगा और इसके अलावा हमारे शारीरिक अंगों की भी बात होगी। तो आल पार्ट से हम क्या याद रखेंगे, इसमें कीवर्ड देखिए आप, व्यक्तित्व उन मनोदैहिक, मनो मतलब माइंड, मस्तिष्क और दैहिक मतलब शारीरिक, तो माइंड की, मस्तिष्क की और शारीरिक यानी कि फिजिकल, इन सभी चीजों का, व्यवस्थाओं का क्या है, ये गत्यात्मक संगठन है। तो कीवर्ड आप यहां से क्या याद रखेंगे कि मनोदैहिक, आल पार्ट की परिभाषा को हम कैसे याद रखेंगे, आल पार्ट में क्या हो गया आपका, मन और दैहिक, मन और शारीरिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो कि वातावरण के साथ एडजस्टमेंट कर सकता है, समायोजन कर सकता है। तो आई होप आपको ये परिभाषा याद हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। कैटल के अनुसार, अगर बात आपको याद हो, इससे पहले हमने जो टॉपिक किया था इंटेलिजेंस, उसमें मैंने आपको कैटल की परिभाषाएं बताई थी और परिभाषा के अलावा कैटल का सबसे इंपॉर्टेंट बताया था मैंने, बुद्धि के प्रकार इन्होंने बताए थे। बुद्धि के कितने प्रकार बताए थे इन्होंने, 2 प्रकार बताए थे। और बुद्धि के 2 प्रकार कौन से थे, तो इसमें तरल और ठोस बुद्धि। तो हमने इसको याद कैसे किया था कि कैटल जो है, कैटल होती है जिसमें हम चाय वगैरह डाल सकते हैं, कैटल एक ठोस प्रोडक्ट हो गया और उसमें क्या हो गया, तरल एक लिक्विड, चाय दूध कुछ भी माने आप। तो कैटल ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत। अब इसको हम यहां कैसे कनेक्ट करेंगे, बुद्धि के टॉपिक में जो कैटल है वो बुद्धि के प्रकार बता रहा था, लेकिन यहां पर कैटल महोदय जो है ना, उन्होंने व्यक्तित्व की परिभाषा दी है। और परिभाषा क्या किया उन्होंने, जो व्यक्ति केटली लेकर घूम रहे थे उन्होंने अब यहां पर भविष्यवाणी कर दी। तो देखो, भविष्यवाणी कीवर्ड हम याद रख लेंगे। व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में कैसा कार्य करेगा या वो क्या करेगा, इन फ्यूचर क्या करेगा, भविष्य में वो क्या कर सकता है। यानी कि भविष्य से रिलेटेड अगर कोई भी बात की जाए तो आप उस परिभाषा को किसके साथ कनेक्ट करेंगे, कैटल महोदय के साथ कनेक्ट करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसमें कीवर्ड क्या लेंगे हम, भविष्यवाणी। जो व्यक्ति, जो साइकोलॉजिस्ट बुद्धि के टॉपिक में बुद्धि के प्रकार बता रहे थे, वो व्यक्तित्व के टॉपिक में क्या कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं। इस तरीके से इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो देखिए आप, वैलेंटाइन के अनुसार। और वैलेंटाइन नाम देखते ही आपके माइंड में कहीं ना कहीं 14 फेब भी आता होगा। तो आप इसको देखो कैसे याद रख सकते हैं। पहले तो परिभाषा पढ़िए एक बार, व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। इसको आप याद कैसे रख पाएंगे, तो आप एक ऐसे सपोज कर सकते हैं कि आप चाहे लड़के हैं लड़की हैं, मान लीजिए आप 14 फैब को वैलेंटाइन के डे किसी को प्रपोज कर रहे हैं। तो प्रपोज करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपकी जन्मजात शक्तियां। जन्मजात क्या हो गई, जन्मजात में आपकी बुद्धि हो गई, साथ ही आपका फिजिक हो गया, आपकी सुंदरता, रंग रूप हो गए, ठीक है, उनका भी तो रोल होगा ना। और अर्जित क्या हो गया कि आप किसी को किस तरीके से प्रपोज कर रहे हो। तो बस इसमें कीवर्ड आपको ध्यान रखना है, जन्मजात जो हमें जन्म से मिली है, रंग रूप सुंदरता बुद्धि की बात की जाए तो, और अर्जित क्या है, जो आपने सीखा है, आपको जिस प्रकार की नॉलेज है, आप किसी को कितना प्रभावित कर सकते हैं। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, वैलेंटाइन के डे क्या कर सकते हैं, हम किसी को प्रपोज कर सकते हैं। और इससे याद कैसे रखेंगे कि जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग ही क्या है, व्यक्तित्व है, अकॉर्डिंग टू वैलेंटाइन। नेक्स्ट परिभाषा की बात की जाए तो आप देखिए वुडवर्थ के अनुसार, वुड का मतलब लकड़ी, वर्थ का मतलब कीमत। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे, देखिए लकड़ी की कीमत किस आधार पर होती है, तो हम कह सकते हैं कि उसके गुणों के आधार पर। एक लकड़ी है जिसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर जलाने का कार्य कर सकते हैं। एक लकड़ी है जिसको इस प्रकार से डाला गया है, उसको इस प्रकार से उसके ऊपर कार्य किया गया है कि उसकी कीमत बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि वो हो सकता है कोई खिलौने का रूप ले ले वो लकड़ी,
हो सकता है कोई आर्टिफिशियल कोई बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है। तो आप यहां पर इसको यूं याद रख सकते हैं, व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। लकड़ी की संपूर्ण गुणात्मकता का अगर प्रयोग किया जाता है और उसको उसके ऊपर कार्य करके निखार दिया जाता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो वुड वर्क से आप याद क्या रखेंगे, वुड मतलब लकड़ी, लकड़ी की कीमत कब बढ़ती है, उसके गुणों के आधार पर। अगर लकड़ी अच्छी क्वालिटी की है तो चंदन से आप समझ सकते हैं क्या बनाया जा सकता है। जो उसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ लकड़ी ऐसी होती है जिससे आप देखते हैं फर्नीचर बहुत अच्छा बनता है, और कुछ लकड़ियां ऐसी होती हैं जिससे फर्नीचर बना ही नहीं सकते, तो वो कीमत हो गई। तो इसको आप याद रख पाएंगे कि व्यक्तित्व व्यक्ति को संपूर्ण गुणात्मकता है, व्यक्तित्व की संपूर्ण गुणात्मकता ही क्या है, व्यक्तित्व है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो देखिए आप, वॉटसन के अनुसार हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए बुद्धि के टॉपिक से पहले मैंने आपको एक टॉपिक और कराया था जिसमें इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कराया था। उसमें वॉटसन ने एक प्रमुख परिभाषा या कथन के बारे में हमने बात की थी। उसमें वॉटसन ने कहा था, तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वो बना सकता हूं जो मैं उसको बनाना चाहता हूं। तो इसको देखो कैसे कनेक्ट करेंगे, वॉटसन, वॉटेशन, इसको आप तोड़ के देखिए, वॉटेशन का मतलब क्या, लड़का है। अब देखिए वॉटसन को पहले तो डिमांड थी एक सन की, एक पुत्र की। अब मान लीजिए उसके पास बेटा आ गया है, याद रखने के लिए टेक्निक बता रहा हूं आपको। तो अब वो उस अपने बेटे से क्या कहता है कि बेटा आपका व्यक्तित्व क्या है पता है, आप वही हैं जो आप करते हैं, हम जो भी कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है। और यही बात किससे कह रहे हैं वॉटसन, अपने सन से कह रहे हैं। आप इसको ऐसा अज्यूम करके याद कर सकते हैं। तो अब आपको ये परिभाषा याद हो गई होगी। वॉटसन के अनुसार परिभाषा क्या है, हम जो कुछ भी करते हैं वही क्या है, हमारा व्यक्तित्व है। नेक्स्ट एक परिभाषा है इंपॉर्टेंट, गिलफोर्ड पढ़ सकते हैं आप इनको, गिलफोर्ड भी कह सकते हैं। गिलफोर्ड ने बुद्धि की त्रिआयामी संरचना सिद्धांत या नमूना सिद्धांत, मॉडल थ्योरी प्रतिपादित की थी। तो इसी से कीवर्ड आपका निकल कर आता है, देखिए हम व्यक्तित्व को शील गुणों के रूप में एक संकलित नमूने, उन्होंने एक इस प्रकार का जो मॉडल संरचना के रूप में जो थ्योरी प्रतिपादित की थी, इसको हम एक नमूना कह सकते हैं। तो यहां से हमारे पास कीवर्ड क्या आ गया, गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व शील गुणों के एक संकलित नमूने का रूप है। ठीक है, जो कलेक्ट किया गया नमूना है, संकलित रूप है, उसी को क्या कहा है गिलफोर्ड ने, व्यक्तित्व कहा है। आई होप आपको ये दोनों परिभाषाएं भी याद हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट परिभाषा है हमारे पास मन के अनुसार। व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संगठन, व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं और तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन है। अब देखो याद कैसे रखेंगे, हालांकि ये मन एक साइकोलॉजिस्ट का नेम है, लेकिन आप इसको इस तरीके से भी तो याद रख सकते हैं, मन अर्थात माइंड भी तो आप याद रख सकते हैं, माइंड को भी तो हम मन कहते हैं। अब हमारा माइंड जो है ना, उसके साथ हम चीजों को कनेक्ट कर लेते हैं। व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संगठन, व्यवहार, जो भी हम कुछ करते हैं, हम जो व्यवहार दूसरों के सामने प्रदर्शित करते हैं, कहीं ना कहीं उसका संचालन कौन करता है, हमारा माइंड अर्थात मस्तिष्क, मन जिसको आप कह सकते हैं। हमारी रुचियां, जो भी हमारे इंटरेस्ट होते हैं, उनका संचालन भी कौन करता है, हमारा माइंड करता है। हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमारा नजरिया कैसा है, हमारा दृष्टिकोण कैसा है, हमारी एबिलिटी क्या है, तो वो भी कुछ हद तक, या यूं कहें कि बहुत हद तक क्या कौन डिसाइड करता है, हमारा माइंड या मन। तो आप ये कह सकते हैं कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संगठन, व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं का और तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन है। अब मैं आपको जैसे पढ़ा रहा हूं, मान लीजिए जो भी आपके सामने जो वीडियोज आ रही है, इसमें हमने टाइम बचाने के लिए क्या किया है, स्लाइड की कुछ हेल्प ली है। तो स्लाइड की कुछ हेल्प ली है, ये एक दो तो बच्चों ने भी क्या किए थे, कमेंट किए थे। और कमेंट करने के बाद मैंने खुद डिसाइड किया, अपने माइंड से, मन का प्रयोग किया कि मैं कौन सा तरीका अपना सकता हूं जिससे वीडियोस जो है वो बहुत लंबी भी ना हो और क्वालिटी कंटेंट अधिक मात्रा में कम समय में पहुंच पाए। तो इसके लिए मुझे सबसे बेस्ट तरीका लगा कि स्लाइड लगा दूं, लिखवाना कम पड़ेगा और डिस्कस करता हुआ मैं चलूं। ठीक है, तो आपको ये परिभाषा मन की भी याद हो गई होगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम, और अब हम बात करते हैं एक संगठित व्यक्तित्व के गुण क्या होते हैं। संगठित व्यक्तित्व का मतलब एक जो बेटर पर्सनालिटी किसी में अगर हो सकती है, तो उसके क्या कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज उसमें हो सकती है, गुण हो सकते हैं। तो देखिए, पहला आत्म चेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस। अगर कोई व्यक्ति आत्म रूप से उसमें चेतना है,
आत्म चेतना का मतलब है कि किसी भी चीज के साथ जिस भी प्रकार का बिहेव या कहीं पर भी वो किसी से मिलते जुलते हैं तो सेल्फ कॉन्शियस रहते हैं, उनकी जो चेतना है वो काफी जागृत अवस्था में होती है। ऐसे व्यक्तियों को आपने देखा होगा कि वो अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते, हमेशा ही समाज के अनुरूप या जो दूसरे हैं उनके अनुरूप भी क्या करते हैं, व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उनमें उच्च प्रकार की आत्म चेतना पाई जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है संगठित व्यक्तित्व में, तो सामाजिकता, सोशलिबिलिटी। तो ऐसे लोग जो हैं वो काफी सोशल, सामाजिक प्राणी होते हैं, समूह में बैठते हैं, समूह के लोगों के अकॉर्डिंग ही वो बातचीत करते हैं, और जो समाज स्वीकार्य कार्य होते हैं ना, वही कार्यों को ये इनमें उनमें ही ये तो भागीदार लेते हैं या भागीदार रहते हैं, यूं कह सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि समाज के अस्वीकार्य जो कार्य हैं उन कार्यों को ये रोकने का प्रयास करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ऐसे कार्यों की कड़ी निंदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीट लाइट तोड़ना, ऐसी चीजों को अगर ये किसी बच्चे के द्वारा करते हुए भी पाए जाते हैं, देखते हैं, तो ये उनको तुरंत ही मना कर देंगे। समाज में कोई ऐसा व्यक्ति जो कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा होता है तो उनको भी क्या कह देंगे, टोक देंगे कि इस तरीके से आप नहीं बोल सकते। तो ये क्या होगी, इसमें सामाजिकता की अधिकता होगी। एक अच्छे व्यक्तित्व की बात की जाए तो समायोजनशीलता, एडजस्टेबिलिटी, इनमें समायोजन का अच्छा गुण होता है। किसी भी प्रकार की सिचुएशन में ये अपने आप को एडजस्टमेंट कर लेते हैं, समायोजित कर लेते हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो इनमें प्रबल संकल्प शक्ति होती है, स्ट्रॉन्ग विल पावर। संकल्प शक्ति का मतलब कि ये अगर कुछ डिसाइड कर लेते हैं ना, जिनका व्यक्तित्व अच्छा होता है, जैसे मान लीजिए किसी ने डिसाइड कर लिया आप में से कि मुझे तो टीचिंग में जाना है और मैं टीचिंग में जाकर ही रहूंगा, और उसके लिए आप लगातार प्रयास करते हैं, इस प्रकार की मेहनत करते हैं कि एक दिन आपने अपना जो गोल या एम, आपने लक्ष्य जो निर्धारित किया था उसको आप प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका मतलब आप में क्या है, प्रबल संकल्प शक्ति रही, स्ट्रॉन्ग विल पावर रही, तभी तो आप उस मुकाम पर पहुंच पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। जिस व्यक्ति की पर्सनैलिटी अच्छी होगी, कहीं ना कहीं उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, शारीरिक रूप से उसको कोई पीड़ा है, कोई रोग है, तो उस व्यक्ति में क्या हो सकता है, कुसमायोजन के जो अवगुण है वो विकसित हो सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ऐसा प्लेटो ने भी और अरस्तु ने भी कहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मनोदैहिक तंत्र, जो साइकोफिजिकल सिस्टम है, संगठित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में ये भी क्या मिलेगा, बैलेंस मिलेगा। मनोदैहिक तंत्र, मानसिक शक्तियों की अगर बात की जाए और शारीरिक शक्तियों की बात की जाए तो संतुलन में मिलेंगे। आपको ये नहीं कह सकते कि बहुत ही शरीर का जो ढांचा है शारीरिक रूप से वो खराब है, मानसिक रूप से खराब है, नहीं, दोनों में आपको क्या देखने को मिलेगा, संतुलन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गत्यात्मक, डायनामिक, ये जो है इनमें गति, मोशन आपको देखने को मिलेगी, स्थिर अवस्था में नहीं रहते, अपने आप में कुछ ना कुछ बदलाव लाते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, यही एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान भी होती है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है संवेगीय स्थिर, इमोशनल बैलेंस होता है इनमें। ये इमोशनल रूप से या इमोशनली क्या होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं, इनका अपने इमोशंस पर कंट्रोल होता है। इसका मतलब हुआ कि ये बहुत अधिक खुशी अगर होती है तो खुशी के टाइम पर ये नहीं है कि किसी, मान लीजिए कोई शोक सभा में कहीं पर बैठे हैं और इनको किसी व्यक्ति को कोई न्यूज मिलती है, मोबाइल पर सूचना मिलती है कि आपका रिजल्ट आया है और आप टीचर सेलेक्ट हो गए हैं, और वहां पर अपनी खुशी का ठिकाना ही ना रहे और इस तरीके से प्रदर्शित करने लग जाए, तो एक समायोजित व्यक्ति नहीं हो सकते, एक अच्छे व्यक्तित्व का धनी नहीं हो सकता ऐसा व्यक्ति, क्योंकि जिस प्रकार की सिचुएशन में हम हैं उसी प्रकार के रिएक्ट हमें करने होंगे, तो वहां पर अपनी खुशी का प्रदर्शन नहीं कर सकता। और अगर किसी ऐसी जगह पर चले गए जहां पर खुशी का माहौल है, ठीक है, तो वहां पर अपनी बहुत ज्यादा खुशी का प्रदर्शन नहीं कर सकते, मतलब बैलेंस्ड होते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति को क्या कहा जाता है, संगठित व्यक्तित्व के गुणों से माना जाता है उसको, मतलब कंप्लीट है वो, इस प्रकार का व्यक्तित्व हम उसको कह सकते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर और कारक की। तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले मेनली तो दो प्रकार के फैक्टर होते हैं, वातावरणीय कारक होते हैं और वंशानुक्रम के कारक होते हैं। लेकिन तीसरा एक कारक होता है मनोवैज्ञानिक फैक्टर, हम इसमें दो में ही डिस्कस करेंगे, मेन दो है, इन्हीं में आ जाएगा वो। तो देखिए, पहला है वंशानुक्रम, हेरिडिटी। हेरिडिटिकल फैक्टर्स में पहला पॉइंट आता है आपका शारीरिक रचना, फिजिकल कंस्ट्रक्शन, व्यक्ति की शारीरिक सुंदरता, आकर्षण, स्वास्थ्य आदि व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। अगर किसी व्यक्ति की शारीरिक सुंदरता अच्छी है, ठीक है,
वो उसका रंग रूप अच्छा है, उसकी कद काठी, शरीर सुडौल है, तो इस चीज का प्रभाव कहीं ना कहीं व्यक्ति के व्यक्तित्व पर जरूर पड़ता है। दूसरा पॉइंट आप देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिनको आप बोल सकते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, जिससे हार्मोन स्रावित होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो कि व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। जैसे हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से आपके किस प्रकार के हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, इससे आपके व्यक्तित्व पर इफेक्ट पड़ेगा, प्रभावित करेगा आपके व्यक्तित्व को। तो जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है ना, इनके इनके जो एंडोक्राइन ग्लैंड से जो श्रावण होता है, जो रिलीज होते हैं हार्मोन्स, उनसे भी व्यक्तित्व पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट इसका एक तीसरा पॉइंट आप देखिए, जो तीसरा पॉइंट है वो है स्नायु मंडल। स्नायु मंडल का मतलब नर्वस सिस्टम। जिस व्यक्ति का स्नायु मंडल जितना अधिक सुव्यवस्थित होगा, उसका व्यक्तित्व उतना ही अधिक विकसित होता है। नर्वस सिस्टम हम अपने ब्रेन के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस व्यक्ति का स्नायु मंडल या मस्तिष्क जितना क्या होगा, सुव्यवस्थित होगा, उसका व्यक्तित्व भी क्या होगा, उतना ही अधिक प्रभावशाली और विकसित होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें क्या है, बुद्धि, इंटेलिजेंस। तो व्यक्तित्व के निर्धारण में बुद्धि का भी प्रभाव पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली है, जीनियस है, तो उसको हम उसी एक अलग तरीके से देखेंगे कि वो जो व्यक्ति है वो जीनियस है। उसके बाद अगर उसकी रंग रूपरेखा, वेशभूषा, शारीरिक सुडौलता भी अगर थोड़ी कुछ मायने में कम है, तब भी उस व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो क्या हमसे उसको हम उच्च श्रेणी का मानते हैं। तो कहीं ना कहीं बुद्धि का भी व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो वातावरणीय कारक आ गए दूसरे। वातावरणीय फैक्टर में क्या क्या आ जाएंगे, पारिवारिक वातावरण हो गया। परिवार में जिस प्रकार का एनवायरनमेंट होता है, उसका प्रभाव किसी भी बच्चे के या व्यक्ति के विकास पर जरूर पड़ता है। अगर पारिवारिक जो एनवायरनमेंट है वो खुशनुमा है, ठीक है, और कह सकते हैं कि परिवार का जो एनवायरनमेंट है वो बैलेंस्ड है, सभी संतुलित हैं, वेल सेटल्ड हैं, किसी प्रकार की कोई आर्थिक समस्या नहीं है, तो वो जो पारिवारिक एनवायरनमेंट होता है उसका व्यक्तित्व पर बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालयी वातावरण। जो स्कूल का एनवायरनमेंट होता है, स्कूल के एनवायरनमेंट पर भी डिपेंड करता है कि हमारी पर्सनालिटी किस प्रकार की डेवलप होगी। स्कूल का एनवायरनमेंट अगर बहुत ही फ्रेंडली है, साथ ही वहां पर गेम्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे कल्चर के स्टूडेंट होते हैं, सबसे मेल भाव के साथ कार्य किया जाता है और लोकतांत्रिक प्रणाली के माध्यम से लोगों से मिलना जुलना, इस प्रकार की चीजें होती है, तो वो व्यक्तित्व पर इफेक्ट डालती है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक वातावरण। जैसा कि पहले भी आपको बता चुका हूं कि जिस प्रकार का समाज होगा उसका असर जरूर हम पर आता है, हम जिस भी समाज में रहते हैं। इसीलिए तो लोग अच्छी सोसाइटी में मकान बनाना, रहना पसंद करते हैं, क्योंकि सोसाइटी का असर बच्चों पर ही क्यों, बड़ों पर भी आता है। इसलिए सामाजिक एनवायरनमेंट का भी बहुत गहरा प्रभाव होता है व्यक्तित्व पर। सांस्कृतिक वातावरण, जो कल्चरल एनवायरनमेंट है, इसका भी प्रभाव होता है। कल्चरल का आप कहेंगे कि कैसे हो सकता है सर, हम जिस प्रकार के कल्चर में हैं, हम जैसे नॉर्थ इंडिया में हैं, अब नॉर्थ इंडिया में जिस प्रकार के कल्चर है, संस्कृति है, रीति रिवाज है, शादी समारोह वगैरह है, कोई भी इनमें जिस प्रकार के सिस्टम होते हैं हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। लेकिन एक साउथ में अगर बात की जाए, केरला में किसी व्यक्ति की शादी हो रही है, तो वहां पर जो कल्चर है वो थोड़ा अलग देखने को मिलेगा। तो सांस्कृतिक जो कल्चरल इन्वायरमेंट होता है उसका भी व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। हम यहाँ पर किसी कल्चर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमारा कल्चर यहाँ के अकॉर्डिंग होगा। अगर हम केरला में किसी शादी समारोह को अटेंड कर रहे हैं तो हमारा कल्चर उसी टाइप का हो जाएगा। भौगोलिक एनवायरनमेंट की अगर बात की जाए, जो भौगोलिक वातावरण है, इसका भी हम किस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियों में रह रहे हैं, किस प्रकार की कृषि, पेड़ पौधे हमारे आसपास है, किस प्रकार से हम अपनी जीविका चलाते हैं, तो इन सब चीजों का भी हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। अर्थात समअप के रूप में हम ये कह सकते हैं, निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं, कंक्लूजन कह सकते हैं इसको, कि व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व पर वंशानुक्रम वातावरण का जो प्रभाव पड़ता है ना, वो मल्टीपल में गुणात्मक प्रभाव पड़ता है। तो यहां से क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि व्यक्तित्व पर वातावरण और वंशानुक्रम का जो संबंध है या प्रभाव है वो किस प्रकार पड़ता है। एक ऑप्शन आ गया, व्यक्तित्व बराबर वंशानुक्रम प्लस वातावरण। दूसरा ऑप्शन आ गया वंशानुक्रम माइनस वातावरण। तीसरा ऑप्शन आ गया वंशानुक्रम प्लस और माइनस वातावरण। चौथा ऑप्शन आ गया वंशानुक्रम गुणा वातावरण। यह एक भाग का निशान आ गया बीच में। तो आपको ध्यान रखना है कि व्यक्तित्व जो है ना,
वो वंशानुक्रम और वातावरण का गुणात्मक मल्टीपल जो है वो मल्टीपल फैक्टर के रूप में सामने आता है व्यक्तित्व। तो यहां तक कि आपकी क्लास जो है वो आई होप आप समझ पाए होंगे, और आज के सेशन में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एक क्लास हम करेंगे जिसमें हम छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से एक एक जैसे व्यक्तित्व के वर्गीकरण के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो हिपोक्रेटिस का हम कर लेंगे। तो एक छोटी छोटी वीडियोस 5-5 10-10 मिनट की हम कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।